This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मंदवासरः चैत्रकृष्ण पंचमी दिनांक 1 मे 2021 महाराष्ट्र दिन शंख फेस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 शंखं चक्रं जलपान दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयादेषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम 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 शांति शांति शांति। बात कर रहे थे रज प्रवृत्ति के बारे में, और जैसे कि मैंने कहा अभी ये मीनार का वय जो है वो काफी कम हो गया है। 8वें 90वें बरस में भी रज प्रवर्तन शुरू हो जाता है, और उसके लिए हार्मोन्स देना ये भी अच्छी बात नहीं है। नहीं देंगे तो भी अगली मेनोपॉज हो जाएगा, ऐसा भी उनका तो कहना है लोगों का। तो इसमें मूल में जाकर देखना बहुत जरूरी है, और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है यह सोचना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था, मेरी हार्मोन्स और आयुर्वेद इसके बारे में एक मुलाकात मराठी में अमेरिका में पब्लिश हुई थी, वो काफी मशहूर इस प्रकार की है। और वैसे मेरी जो पहली मुलाकात थी आयुर्वेदिक जीवन शैली आरोग्य गुरु की, वो फिर से इस सोमवार से प्रसारण पर आने वाली। तो सोमवार से लेकर सोमवार शायद 12 बज जाएंगे 12 के बाद भी उपलब्ध होगी। ये प्रसारण नेट रेडियो करके है, आप सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। वो फिर से एक बार वो 4 रिकॉर्ड्स 4 मुलाकातें एक एक हफ्ते के लिए लाइव इस प्रकार के रखने वाले हैं। तो जिन किसी को सुनना है वो जरूर इस प्रकार के सुन सकते हैं। तो फिलहाल नैसर्गिक अन्न खाना यही सबसे अहम है, केवल ऑर्गेनिक भी नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन केवल नैसर्गिक देसी बीज का जिसमें प्रयोग किया गया है, देसी गाय का प्रयोग हुआ है, वही खाना खाना बेहतर इस प्रकार का है। तो अभी इस प्रकार से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग SPNA इनके जो ग्रुप्स है उनको जरा देखना इस प्रकार से जरूर पड़ेगा, और उन्हीं से अगर कुछ भी करना जरूरी है तो ये
देखना पड़ेगा. मुलीने केस कापणे ह्याचा हार्मोनल इम्बॅलन्सशी संबंध आहे का? नहीं बता सकते. ये मेंटालिटी अभी हो गई. और केस बांधना, ये जो प्राचीन परंपरा थी, वो अभी पूरी तरीके से छूट गई है. अभी सभी के बाल मुक्त ही होते हैं, बचपन से लेकर कोई भी केश संवार नहीं करता. फिर भी साउथ में काफी प्रचलन है अभी भी. और साउथ में दूसरा गार्लैंड्स या माला का पहनना ये भी प्रचलन में है. तो इसका मानसिक असर क्या होता होगा, ये एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा. इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है. लेकिन मूल रूप से मुझे ये झंझट नहीं चाहिए केस बढ़ाने का. मला ये माहित नव्हतं, पण म्हणे पार्लमेंट हा एक हा झाला. ती गळ्यामध्ये माळा घालायचा. हा. ती माळ कायम असायची. तो माळ ती धारण करण्याचं काम करत असं म्हणतात गव्हर्नमेंट. नहीं, वैसे माला धारण गले में हो या हाथ में भी हो, इस प्रकार का एक बताया गया है. सुगंध होने के साथ ऑर्नामेंटल इस प्रकार का भी है. तो ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. तो ये बात छोड़ो, ये थोड़ी सिंपल इस प्रकार की है. रजस्वला परिचर्या का पालन, ये एक अहम मुद्दा है अभी. और सैनिटरी नैपकिन्स का इसमें प्रयोग, ये भी एक अहम मुद्दा है. इसमें जो पर्यावरण की हानि हो रही है वो काफी खतरनाक इस प्रकार की है. कुछ संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा. लेकिन जितने बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग हो रहा है और इतना आर्टिफिशियल निसर्ग में फेंका जा रहा है, उसके बारे में सोचने की जरूर आवश्यकता इस प्रकार की है. और रजस्वला परिचर्या का पालन, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है. वेणीच्या 3 पदरांनी इडा पिंगलाला स्टिम्युलेट केले जाते असा पेपर वाचला होता काही दिवसांपूर्वी. हाँ. लेकिन वही मैं सोच रहा था, पुरुषों के लिए इसके बारे में क्या सोचना है. तो ये जो आर्तव उष्णवीर्य है और स्त्रियों का दिमाग ज्यादा इस प्रकार का गर्म रहता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. और इस प्रकार की मालाओं को धारण करने से वो गुस्सा थोड़ा कम होता है, ये भी एक बात होती है. हर्विकर जी ने एक बात बताई थी कि पहले जमाने में वो औरतें किसी झरने पर जाती थी कपड़े धोने के लिए, और फिर जो भी उसका क्रोध है वो कपड़े को उस प्रकार से पत्थर पर मार मार के निकल जाता था. तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है. लेकिन अन्य औरतों से बातचीत होती रहती थी, भावनाएं व्यक्त हो जाती थी, ये तो इसमें जरूर होता है इस प्रकार से. उससे फायदा कितना होता है नहीं होता है एक अलग चीज इस प्रकार की है. लेकिन इड़ा पिंगला और सुषुम्ना इनके बारे में थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा. और खास करके अगर क्रोधनता ज्यादा है तो चंद्र भेदी नाड़ी प्राणायाम, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है. तो दाएं से लेना और बाएं से ही छोड़ना इस प्रकार से, बाएं से लेना बाएं से ही छोड़ना, तो इससे शरीर की उष्णता कम होती है. और ये क्रोध वगैरह इस प्रकार के भाव जो है वो भी कम होते हैं. तो वैसे पित्त की चिकित्सा देखी जाए तो इसमें ये इस प्रकार की मालाएं पहनना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना वगैरह वगैरह, ये सब आवश्यक इस प्रकार की है. संस्कृति और परंपरा, ये इनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. और वेणी संहार ये एक नाटक है वास्तव में.
द्रौपदी ने वस्त्रहरण के बाद ये निश्चय कर लिया था कि जब तक उसका दुर्योधन को शासन नहीं होगा तब तक वो वेणी संवाद नहीं करेगी इस प्रकार से। और फिर भीम ने दुर्योधन के रक्त से उसका वेणी संवाद किया। इस प्रकार का एक नाटक है, वो वास्तव में महाभारत में भी लिखा गया है। तो वेणी संहार ये आम ट्रेडिशन इस प्रकार की थी, इस प्रकार के मुक्त केश रखना ये अपेक्षित नहीं था, लेकिन अभी सभी इसी प्रकार से कर रहे हैं और शायद इसमें समय जाता है वगैरह वगैरह, ये बात है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि शुरुआत कब हुई है, अब रेगुलर है या नहीं है। अभी पीसीओडी की का प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा इस प्रकार का है। एक गायनेकोलॉजिस्ट का कहना था और मैं भी उससे सहमत हूँ कि दिस इज नेचुरल एडेप्टेशन टुवर्ड्स कॉन्ट्रासेप्शन, इस प्रकार का उनका कहना था। अब प्यूबर्टी का एज औरतों में बहुत कम है। 12वें बरस से मेनार्क शुरू होता है और 16वें बरस तक मैच्योरिटी आ जाती है। पंचमे पुमान वर्षे तपो नारी तो षोडशे, ये 16 बरस के बाद ब्याह कर सकते हैं इस प्रकार से। और फिर पुरुष की प्यूबर्टी 20 से 25 इस उम्र की बताई गई है। तो उस जमाने में तो शादी बहुत ही पहले होती थी, 8 9 10 बरस में भी शादी हो जाती थी, और फिर वो लड़की ससुराल में ही रहती थी इस प्रकार से। और ये लड़का जो है वो मौंजोबंधन वगैरह इस प्रकार के होने के बाद तुरंत बाहर निकल जाता था गुरुकुल के लिए, और 12 बरस में वो शिक्षा पूरी करके वापस आ जाता, तो 18 20 बरस तक वो वापस आ जाता था इस प्रकार से। अगर उस समय में शादी हो गई, ब्याह हो गया, तो फिर अष्टांग संग्रह में एक ऐसा रेफरेंस है कि 12 बरस की लड़की और 20 बरस का लड़का, इनकी शादी की जाए, लेकिन जब तक उसके 16 बरस नहीं होते जाते और इसके 24 बरस नहीं जाते, दोनों मैच्योरिटी लेवल तक नहीं होते, तब तक सेक्स नहीं होना है। शादी हो जाएगी लेकिन सेक्स नहीं होना है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि ऐसे कैसे रह सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन एक एकत्र कुटुंब इस प्रकार का था, पूरा परिवार साथ में रहता था, तो ये पॉसिबल इस प्रकार का। अब इसमें भटकने की संभावना ज्यादा नहीं है, क्योंकि लड़के बाहर है, लड़कियां घर पे ही है। तो अभी जो कोएड ये चल रहा है कि दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, और एक नेचुरल अट्रैक्शन इस प्यूबर्टी के एज में या उसके आगे के एज में इस प्रकार के होता है, और फिर संबंध आने लगते हैं, फिर अभी प्रेम विवाह काफी बढ़ रहे हैं इस प्रकार से। और उसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है। अरेंज मैरिज में सक्सेस रेट उससे ज्यादा इस प्रकार का। तो ये क्यों होता है, तो ये ज्यादातर मैच्योरिटी का एक तो परिणाम है। दूसरी चीज ऐसी है कि इसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा रहता है और विचारों का संबंध कम इस प्रकार का रहता है, तो ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो अगर वो दोनों अलग ही है और शादी हो जाती है और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, तो ये अच्छा तरीका है वैसे देखा जाए। अभी औरतें काफी सीखने लगी है, और ये अभी बड़ी समस्या बन गई है कि उतना लड़कों का अध्ययन नहीं होता, उनकी पढ़ाई उतनी होती नहीं है। और फिर जिन लड़कियों ने शिक्षा पाई है उनके लिए बड़ी दिक्कत समस्या हो जाती है कि उससे ज्यादा शिक्षित पढ़ा हुआ लड़का कैसे मिले। शादी की उम्र बढ़ जाती है, और अभी कम से कम 24 25 ये लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए कम से कम 28 या 29 30 इस प्रकार का बरस ये बन गया है, शादी का उम्र बन गया है। तो ओहम तो रहता है, होता ही बनता ही रहेगा 16 बरस 16 वर्ष से लेकर।
और उस ओम का अगर कुछ फलस्वरूप नहीं है, सेक्स नहीं होने वाला है या फिर बच्चे होने की कोई संभावना इस प्रकार की नहीं है, तो शरीर भी सोचती है क्यों ओम बनाए इस प्रकार से, उसको रप्चर करे वगैरह वगैरह। तो ओम सैचुरेट होने लगते हैं शरीर ओवरीज में और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज पीसीओडी हो जाता है, तो ओवरी का साइज कम हो जाता है, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, ये फिर डिलेड मेंसेस और भी चलते रहते हैं। अब एलोपैथी में इसका मूल रूप से इलाज ढूंढने के बजाय सीधा अगर बड़ा सिस्ट है तो सिस्ट को रप्चर करना ये सोचते हैं, या फिर सिस्ट कैसे निर्माण हो, बढ़े कैसे और रप्चर कैसे हो, इस सभी के लिए हार्मोन देते रहना, ये जो अभी प्रचलन में आ गया है ये बहुत ही नुकसानकारक इस प्रकार का। जब मेरे पास मरीज आते हैं तो मैं सुझाव देता हूँ कि पहले खाना बदलो, केवल नैसर्गिक ही खाओ, ऑर्गेनिक भी नहीं, नैसर्गिक ही खाओ इस प्रकार से। और फिर पंचकर्म करना है, शोधन करने हैं, वमन विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती ये सब करने हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल सेट हो इसके लिए प्रयत्न करना है, प्रयत्न करनी है। तो कई दफा ऐसा होता है कि 4, 6, 8, 9, 10 कितने भी महीने लगते हैं, साइकिल आता ही नहीं है, या फिर हार्मोन्स लेके ही आता है, हार्मोन्स नहीं लेंगे तो साइकिल नहीं आएगा इसके पास। तो मैंने एक केस देखी थी, डोंबिवली की केस थी एक्चुअली। 19 बरस की लड़की थी, 16वें बरस तक ये प्रवर्तन शुरू नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए, उसने सीधा हार्मोन की गोलियां शुरू कर दी, वो 25 दिन के लिए एक और 5 दिन के लिए एक, इस प्रकार से। तो फिर इस तरीके से रजत प्रवर्तन होता रहा, 3 बरस ऐसे ही बीत गए। तो फिर एक बार उन्होंने बड़ा धैर्य इकट्ठा करके उसको पूछा कि ये कब तक करना है इस प्रकार से, नेचुरल रजत प्रवर्तन कब होगा। तो फिर उसने बताया कि नहीं, नेचुरल तो हो नहीं रहा, इसलिए तो दवाइयां दे रहे हैं, और शादी वगैरह मत करो, तुम्हें लड़के वगैरह कुछ नहीं होने वाले। तो दोनों माँ और उसकी बेटी दोनों वहां पे उसके सामने रोए, फिर मेरे सामने आके रोए वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि मैं एक बार पूछ लेता हूँ गायनेकोलॉजिस्ट से कि उनका कहना क्या है वास्तव में। तो मेरे रिश्ते में परिचित में एक गायनेकोलॉजिस्ट है, मैंने उसको फोन किया, तो उसने बताया जो उसने बताया वो आधा सच है। तो मैंने कहा कि क्या है, तो मतलब हार्मोन्स नहीं निर्माण हो रहे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शादी नहीं करना ये भी उसका रास्ता नहीं है, शादी कर ले, वैसे नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, तो आईवीएफ ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ओवरीज काम करनी है तो उसकी जो ऊपर पिट्यूटरी है उसके ऊपर काम करेंगे, तो वो जबरदस्ती ओवम निर्माण कराएंगे, और फिर उसको कैच करना, आईवीएफ करना वगैरह वगैरह सब करना पड़ेगा। तो ये पूरा मैकेनिकल अप्रोच हो गया है एलोपैथी में। मैं तो समझता हूँ ये मेडिकल इंजीनियरिंग हो गया है एलोपैथी का साइंस जो है, क्योंकि इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिर्फ ऐसा है कि एक जीवित व्यक्ति के साथ इंजीनियरिंग हो रहा है, मैं तो सभी इतनी ट्रांसप्लांट सर्जरीज आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जहां शस्त्रकर्म नहीं करना है वहां शस्त्रकर्म कर रहे हैं, जो मेडिकली ट्रीट करने वाले मरीज हैं उनको शस्त्रकर्म कर रहे हैं इस प्रकार, या फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं। तो मुझे पुरुषाचे 25 से 16 लग्न पुरातन समजण्याचे आम्हाला से कसं ऍड करण्याची गोष्ट योग्य लग्न करना योग्य करायचं। लेकिन ये मैंने जो संग्रह में देखा है वो 16 और 20 इस प्रकार का, 12 और 20 इस प्रकार का संग्रह का शारीरिक स्थान का एक बार रेफरेंस दे। 25 वर्ष के ऊपर हो जाएगा तो ये सीधा कंसेप्शन के लिए जा सकते हैं, 25 और 16 इस प्रकार से। अभी बाय लॉ 18 से पूर्व विवाह करना अ, निषिद्ध है, या इसके ऊपर पाबंदी है।
तो फिर भी अभी भी राजस्थान वगैरह इलाकों में जन्म से पूर्व भी शादी निश्चित की जाती है। अगर उसको लड़की होगी तो मेरे लड़के से शादी करवाना, इस प्रकार से भी बता देते हैं। तो ये अजीब मामला है। और करवा भी देते हैं, 10-11 बरस में शादी करवा भी देते हैं। तो ये बात सही नहीं है। तो ठीक है, अभी जो प्रचलन में जो है उसके बारे में किस प्रकार से सोचना है, ये थोड़ा सा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। लेकिन ये जो उम्र बढ़ गई है शादी की, और इसके जरिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें सोशल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये अभी सीखना जो हम करते रहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन बीएमएस होने के लिए तो 25 हो जाते हैं, 24-25, और फिर आगे उसके एमडी करना है तो 27-28 हो जाते हैं। और फिर प्रैक्टिस सेटल करनी है तो और 2-3 बरस निकल जाते हैं। तो मर्दों के लिए 30 के पहले शादी होना मुश्किल हो जाता है। अगर घर माँ बाप डॉक्टर है और घर की स्थिति अच्छी है, क्लिनिक है खुद का, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसको नए से शुरुआत करनी है उसके लिए काफी दिक्कत है। और लड़कियों के बारे में ज्यादातर यही देखा गया है कि मेडिकल में आने वाले 85 to 90% लड़कियां हैं। अभी की पिछले 5-10 बरस से ये सिलसिला चला रहा है, सभी पुरुष जो है वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं 12वीं के बाद। क्योंकि वहां जल्दी ग्रेजुएशन हो जाता है, जल्दी कमाना शुरू कर सकते हैं, जल्दी शादी भी हो सकती है। और यहाँ काफी दिक्कतें इस प्रकार की है मेडिकल एजुकेशन के बारे में। और दूसरी अहम बात है कि लड़कियां शादी करने के बाद, बहुत सारी लड़कियां प्रैक्टिस नहीं कर पाती। वो पार्टनर किस प्रकार का है, मेडिकल डॉक्टर है, आयुर्वेद का है या एलोपैथी का है, वो एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन लड़के हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर इसमें अंतर हो जाता है। और जब तक लड़के बड़े नहीं होते तब तक प्रैक्टिस या प्रोफेशन कुछ शुरू करना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है तो ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। और विदेशों में जो सेटल कर रहे हैं उनके लिए तो ये और भी मुश्किल है इस प्रकार की बात। तो इन सभी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में सोचना है। और मेरे ख्याल में पहले जो 12 बरस में अध्ययन पूरा होता था वही तरीका अच्छा है। अभी हम जो ज्ञान ले रहे हैं उसका प्रत्यक्ष से क्या संबंध है ये कुछ भी ध्यान में नहीं आता। हमने इतना मैथमेटिक्स सीखा, अल्फा बीटा वगैरह इस प्रकार, साइन कॉस, हम कहाँ लगने वाला था ये हमें। और इसलिए हमें, मैं इंटर साइंस में पढ़ चुका हूँ तो इंटर साइंस में पढ़ा, अभी 12वीं में पढ़ते हैं इस प्रकार से। बहुत सारी बातें ऐसी है कि जिसका वास्तव से कोई भी संबंध नहीं है, और जिसका वास्तव से संबंध है उसकी कोई शिक्षा नहीं है। क्या हमें अगर जमीन खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है तो क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है, ये किसी को भी पता नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस लेना है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो जो चीजें हमारे लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे काफी बड़ी भूलें हम करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी की शिक्षा का पैटर्न बदल जाना चाहिए। 12 बरस में शिक्षा पूरी होनी चाहिए किसी भी तरीके की, चाहे मेडिकल की भी हो। और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह इस प्रकार से करने हैं तो उसके बारे में थोड़ा अलग तरह से सोचिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 21-20 बरस तक शिक्षा पूरी होनी चाहिए। अभी जो 27-28 बरस वगैरह इस प्रकार से लग रहे हैं, इतना नहीं होना है। तो फिर शादी जल्दी होगी तो जब पेरेंट्स 50s में होंगे तो लड़कों को, लड़के लड़कियों को बच्चे होंगे। एकत्र कुटुंब पद्धति में उनको समझने की आशा इस प्रकार की रहेगी, उनमें ताकत सामर्थ्य रहेगा। अभी माता पिता पूरे बूढ़े हो चुके होते हैं,
पोते या पोती जो है उनको देखने की उनकी शारीरिक क्षमता नहीं रही, और फिर ये पालना घर वगैरह इस प्रकार से डे केयर ये सब शुरू हो जाता है। और ये काफी झमेला इस प्रकार का है। तो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है कि 50 बरस तक लड़के लड़की की शादी हो जानी चाहिए, और फिर उनके आपत्ति होंगे, और वो जो 50 बरस के बनेंगे तो अगली पीढ़ी इस प्रकार से आती रहेगी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि नेचुरल एडाप्टेशन टू कॉन्ट्रासेप्शन इस प्रकार का अगर है तो, और बाकी भी हार्मोन्स कारण है, पशुओं को दिए जाने वाले हार्मोन्स या ऑक्सीटोसिन जैसे द्रव्य दूध बढ़ाने के लिए भी देते हैं, और कद्दू को बढ़ाने के लिए भी देते हैं। तो ये काफी मुश्किलें इसमें है, और इसके जरिए ये सब बदल रहा है, और स्ट्रेस ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे जमाने में लड़के लड़कियों को स्ट्रेस इस प्रकार का नहीं होता था। अभी लड़के लड़की छोड़ो, उनके माता पिता को स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि 10वीं की परीक्षा है छात्र की, तो माँ बाप का बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है, खास करके माता का इस प्रकार से। अभी एक सर्वे हुआ था कि 12th स्टैंडर्ड में 10% छात्रों को बीपी डिटेक्ट था। तो ये सब नतीजा मार्क्स ये जो है इसके ऊपर है। इतने मार्क्स होने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगी, कठोर प्रैक्टिस ये कंपटीशन इस प्रकार की है, आरक्षण के मुद्दे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें, और फिर पैसों का खेल है, ये भी है। कि जिसके पास पैसे है वही अच्छी शिक्षा ले पाता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं ले पाता इस प्रकार से। तो इस सभी सामाजिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, पहले जैसे गुरुकुल सिस्टम होनी चाहिए, और जिसका जिसमें सामर्थ्य है, जिसकी जिसमें कैपेसिटी है वही वो पढ़े, और केवल डॉक्टर है तो ही प्रतिष्ठा मिलेगी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। चाहे चमार भी हो, लेकिन प्रामाणिकता से कष्ट करके पैसा कमाता हो तो उसकी भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अभी प्रतिष्ठा पैसों पर निर्भर है, ये बहुत ही बेकार चीज इस प्रकार की होगी। तो अर्थबंधुमय विद्या वृत्त पूजा यथोत्तरम, वृत्त आचरण श्रेष्ठ जिसका है वो सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल रिफॉर्म्स आने चाहिए, गुरुकुल सिस्टम वापस आनी चाहिए। पैसे शिक्षा के लिए लेने ही नहीं है, शिक्षा मुफ्त ही होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये गुरु दक्षिणा देना इतना ही है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देवे इस प्रकार से, लेकिन शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए इस प्रकार से। और इंडस्ट्री इसमें सहयोग दे सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी बहुत प्रॉब्लम है। उनके लिए जिस प्रकार के छात्र चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, वो तो कुछ है नहीं। तो उनको पहले ट्रेनिंग देना पड़ता है 1 बरस के लिए, जो भी उसमें ज्वाइन हो जाता है तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, और फिर समझ में आता है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत सारा अंतर है। तो बेटर प्रैक्टिकल पर ही भर दे, ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। और 12 बरस में शिक्षा पूरी हो जाए, 6 बरस से शुरू करके, अभी वो भी एक बड़ा मुद्दा है, अर्ली स्कूलिंग इस प्रकार का। फिर अभी ये जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर नर्सरी, उसके भी पहले ये भी सब शुरू हो गया है, और इसमें लोगों को छुटकारा चाहिए। कि घर में किसी को संभालने के लिए फुर्सत नहीं है, तो ठीक है 2 घंटे तो 2 घंटे ही सही, लेकिन लड़का कुछ अलग रहा है, थोड़ा सोशल मिक्सिंग वगैरह इस प्रकार का हो रहा है वगैरह। पुराने जमाने में ये नौबत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे होते थे। तो उसकी देखभाल के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इस प्रकार से। हाँ। तो अर्ली स्कूलिंग के बारे में भी काफी बहस हुई है, और 6 बरस से ही आगे ज्यादा बेहतर है। तब तक ये सेंसर और मोटार, ये जो
स्किल्स है वो डेवलप होने चाहिए, और वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो मरीज आएंगे उनको सुझाव देना जरूरी है। अभी हमारे पास मरीज आते हैं वो कई बार आईवीएफ करने के बाद ही आते हैं, उसके पहले नहीं आते। पीसीओडी की समस्या को लेकर कुछ लोग आते हैं शादी के पूर्व या शादी के पश्चात इस प्रकार से, लेकिन ओबेसिटी उसके साथ में रहती है। और फिर मेटफॉर्मिन जैसी डायबिटीज की दी जाने वाली दवा अभी इसमें पीसीओडी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं सुझाव देता हूँ कि स्थूल्य चिकित्सा करनी है, व्यषादी सत्तू वगैरह इस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं। एक ही दफा खाना खाना है, और दूध देसी गाय का और मुद्गयूष ये शाम को लेना है, इस प्रकार से मैं बताता हूँ। और फिर वमन विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती ये सब करवाता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रज प्रवर्तन नियमित रूप से नहीं आने लगा लेकिन कंसेप्शन हो गया, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। एक तो बड़ा अजीब मामला हुआ था, 41 उम्र की औरत थी, और उसकी ये बड़ी समस्या थी कंसेप्शन के बारे में, एक एक बरस तक पीरियड्स नहीं आते थे। मेरी ट्रीटमेंट चली तो फिर कंसीव हो गई। अब ये लड़का उसका 18-19 बरस का था, और 41वें बरस में वो मेरे पास आई। मैंने नाड़ी देखी और मुझे थोड़ा संदेह हुआ, तो मैंने कहा कि तुम सोनोग्राफी करवा लो। उसमें थोड़ा टाला, एक पीरियड्स मिस होके 1-2 महीने हो गए थे। 4 महीने तक आई नहीं, तो उसको लगता था कि ये तो होता ही है मेरे पास, मेरे साथ एक एक बरस तक जो प्रवर्तन होता ही नहीं है इस प्रकार से। फिर से दिखाने के लिए आई। तो मैंने फिर जिक्र किया, नहीं तुम एक बार सोनोग्राफी करवा लो। सोनोग्राफी में पता चला कि 3 महीने का गर्भ है। तो फिर मुसीबत हो गई। अब 41 उम्र में इस प्रकार का पहला लड़का 18 बरस का है इस प्रकार से। डॉक्टर ने मना किया कि अबॉर्शन नहीं करेंगे। फिर आगे पूरा 9 मास होके डिलीवरी हो गई, और फिर अभी ये लड़का है दूसरा भी, वो करीबन अभी 1-1.5 बरस का इस प्रकार का। तो ये भी बात हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान में इस प्रकार का रखना। ट्यूबल ब्लॉक मध्ये उत्तर बस्ती करून ही रिझल्ट नसेल तर कसा विचार करा। इसमें ऐसा है कि दैव ये भी एक फैक्टर होता है, और सिर्फ उत्तर बस्ती नहीं करना, तो शायद तुमने पहले योग बस्ती या काल बस्ती करवाने हैं और फिर उसके बाद में उत्तर बस्ती करवाने हैं, और शायद उत्तर बस्ती को रिपीट कर सकते हैं, ये भी एक बात है। और बाकी भीतर भी दवाइयाँ चलती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद दैवन चैवात्र पंचमम, अगर दैव ये भी कारण होता है, और पत्रिका से शायद कुछ पता चलता है कि पॉसिबिलिटीज है या नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैं बहुत सारे लोगों को नाड़ी पट्टी देखने का सुझाव देता हूँ, और उसमें से कुछ पता चले, कुछ उपाय सामने आए तो करने के लिए कहता हूँ। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन अबाउट नॉट लेटिंग वुमन इन टेम्पल्स do worships and follow rules when having their menses? अशुचि माना गया है, इतना ही है। इसमें मंदिरों में जाना वगैरह वगैरह ये जो है, ये बातें कुछ पौराणिक लोग वगैरह इस प्रकार से बताते हैं। दापोली में सुनील परांजपे करके वैद्य है, वैदिक है घराने से, और उसके पिता जो है वो वैदिक ब्राह्मण है, इस प्रकार के क्रियाकर्म करते थे। तो वो सभी को सुझाव देते हैं कि कम से कम उन दिनों में रजस्वला अवस्था में अन्न को मत छुओ, पानी को मत छुओ। उसका पानी और अन्न अलग देना है इस प्रकार से। और पहले जमाने में बहुत सारी औरतें घर पे होती थी, तो खाना पीना बनता था, ऐसा कुछ उसमें आपत्ति नहीं है। अभी जो इस नियम को पालने वाले हैं उनमें पुरुषों को खाना बनाना वगैरह सब करना पड़ता है, और करते भी है, ऐसा भी नहीं है करते नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन काफी हद तक ये सब छूट गया है।
अभी भी देहातों में थोड़ा प्रचलन इसका है, लेकिन शहर से तो ये पूरा निकल गया है। रजस्वला परिचर्या की कोई चीज ही नहीं रही इस प्रकार से। मुझे आश्चर्य लगा था बालाजी तांबे का जो सेंटर है संतुलन कामशेट में, वहां मैं विजिट करने के लिए गया था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की हैसियत से। वो आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपी ऐसा कोर्स बनाना चाहते थे। वास्तव में हुआ नहीं वो, लेकिन जब वहां पे गए, मैं गया था ऑफिशियल विजिट के लिए, तो खाना खाने के समय विमेन इन मेंसेस ऐसा एक अलग सेक्शन बनाया था वहां, और बहुलकर सर मेरे साथ में थे। तो वो बोले यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या मेरे मेंस्ट्रुएशन चालू है इस प्रकार। तो और काफी विदेशी औरतें थी, वो भी वहां जाकर खाना ले रही थी। तो इनका ज्यादा प्रचलन जर्मनी में हुआ है बालाजी तांबे का। और वहां से बहुत सारे उनके शिष्य इस प्रकार के हैं। तो उन्होंने ये किया है, और विदेशी लोगों ने इसके बारे में ज्यादा संशोधन किया है। तुम अगर वेबसाइट पे ढूंढोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रूल्स वगैरह वगैरह इसके बारे में, उसमें परिवर्तन क्या होते हैं वगैरह वगैरह इसके बारे में, तो अन्य देशों में इसके बारे में ज्यादा बहस हुई है, भारत में नहीं हुई। और लोग इसको अंधश्रद्धा इस प्रकार के मान रहे हैं। और मैंने ऐसा भी उदाहरण देखा है कि ये अंधश्रद्धा ही है, इस प्रकार के करते मैं मेंस्ट्रुएशन में जरूर मंदिर जाऊंगी, इस प्रकार के करने वाले भी औरत। तो ये एक अलग इस प्रकार का विचार होगा। वेणुमाधव शास्त्री कहा करते थे कि ये शरीर शुद्धि की प्रक्रिया है मेंस्ट्रुएशन। आगे उसको गर्भधारणा करनी है, तो उसके पहले इसके जरिए शरीर शुद्धि हो जाती है, और फिर ऋतुकाल आरंभ होता है, कंसेप्शन होता है, और फिर बच्चे को पालन पोषण जो करना है वो इसके ढंग से अच्छा होता है, ये ऐसा उनका कहना है। तो इस दृष्टि से उसको देखिए, और परंपरा के अनुसार तो ये टालना उचित इस प्रकार का है। और ये छुआछूत की जो बात है उसके बारे में काफी बहस होती रहती है कि छुआछूत करनी है नहीं करनी है इस प्रकार से। और देहातों में फिर भी अभी भी ये पाला जाता है इस प्रकार से। तो कम से कम उनका कहना था कि अंध की दृष्टि उससे होती है। अभी शायद ये जो ऑरा स्कैनिंग होता है उसके जरिए कुछ देखे कि ऑरा में कुछ परिवर्तन आता है क्या। मुझे एक आश्चर्य हुआ, एक शनि पार्क के नजदीक ऑरा स्कैनिंग सेंटर है, ऐसे जाते समय मैंने देखा, कभी गया नहीं है वहां पर। लेकिन ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। मसाले की खेती करने वाले खेत में रजस्वला औरतों को नहीं जाने देते, वो बूढ़े सूखे जाते करते हैं, सूखा जाते करते हैं और रुक जाते हैं, हाँ रुक जाते हैं। कहते हैं पौड़े सूख जाते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो ये भी है। अचार बनाते समय में भी इसी प्रकार का है कि रजस्वला का स्पर्श उसको नहीं होना है, तय या नहीं तो अचार टिकता नहीं है। अचार ऊपर रखा जाता है, और अगर किसी रजस्वला का स्पर्श हो जाए तो वो टिकता नहीं है। सुदर्शन आयुर्वेद फार्मेसी जो वर्षईकर भावे की थी, अभी अनंतानंद इस प्रकार का उसका नाम हो गया है। और अभी विजय भावे तो चल बसे, विनय भावे कर रहा था, लेकिन विनय भावे भी अभी उससे अलग इस प्रकार का हो गया है। लेकिन उनके कारखाने में जो औरतें काम करती थी उनको रजस्वला अवस्था में छुट्टी दी जाती, वो काम कर नहीं आना, सिर्फ बता फोन करके बता देना कि आप निरोप भेज देना कि मैं नहीं आ रहे इस प्रकार से। तो उनका ये प्रचलन था, उनके कारखाने में प्रचलन था। तो हर एक की अपनी अपनी राय है इसके बारे में, और ये करे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है।
और शायद हम ऑरा स्कैनिंग वगैरह करके उसके बारे में कुछ सबूत मिलते हैं क्या, ये देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इससे अन्न या पानी दूषित होता है, ऐसा उनका कहना है। तो इसीलिए औरतों को उससे दूर रखना, ये तरह से का कहना था। और फिर ये करने पर काफी घरों में काफी सुधार है, ऐसा उनका कहना था। जनरल जो है परिस्थिती वो अच्छी हुई इस प्रकार से। गजरा मारला होता तो इतर स्त्रीपेक्षा लवकर सुटतो। तो ये करके देखे। ये तो आसान है ज्यादा इस प्रकार के। अभी फूल माला ही पहनते नहीं है, वो छोड़ो बात। पहले जमाने में जब केस बंधे रहते थे तो उसमें फूल माला पहनना पहनना आसान था। अभी मुक्त केश है तो ये रखना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। और इसके बारे में भी एमडी थीसिस हुआ है कि खास करके दक्षिण में ये प्रचलन ज्यादा है, और जो औरतें इस प्रकार की फूलों की माला धारण करती है उनके केश का आरोग्य ज्यादा अच्छा रहता है। केस टूटना या फिर पतले हो जाना वगैरह जो समस्या है वो नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो परंपरा ये है उनको हमें पुनरुज्जीवित इस प्रकार का करना पड़ेगा। और अभी साइंटिफिक एविडेंस की बात होती है, तो साइंटिफिक एविडेंस कैसे इकट्ठा करें, ये एक अहम मुद्दा इसके बारे में रहेगा, जो आज के जमाने में मान्य हो और फिर उसको आगे लेकर करना जाएंगे। तो पीसीओडी जैसी समस्या है तो ये मेंसेस डिले इस प्रकार के हो जाते हैं। उसमें भी दो तरीके दिखते हैं कि 3-4 महीने के बाद मेंसेस आते हैं और हेवी ब्लीडिंग होता है, और 3-4 महीने के बाद मेंसेस आते हैं लेकिन ब्लीडिंग 1 महीने जैसा ही होता है। तो उसमें ये समझ लेना है कि निर्मित ही कम हो रही है रज की। वैसे रज रस का उपधातु है। और ऋतुकाल पहले दिन से, रजत काल से पहले दिन से ऋतुकाल बताया गया, लेकिन संबंधों के लिए पहले 3 दिन वर्जित इस प्रकार के बताए गए। तो ये ओहम निर्माण होना, ऋतुकाल शुरू होना और रजस्वला अवस्था, इन दोनों का मेल है। तो रस और शुक्र ये दोनों का संबंध है इसमें। अब जैसे कि शुक्र के बारे में अगर सोचना है, स्त्री शुक्र के बारे में, नरम विशेषात क्षीराज्य मधुरौषध संस्कृति नायम तैलेन आश्रेष्ठ पित्तले समुपाचन, ये जो बात बताई गई है। तो काफी औरतों में ऐसा होता है ओम निर्माण ही नहीं होता, निर्माण हुआ तो बढ़ता नहीं है, बढ़ता है तो रप्चर नहीं होता। और ये अभी सभी हम जब सोनोग्राफी करते रहेंगे, ओव्यूलेशन स्टडी करते रहेंगे तो पता चलता है। अब एलोपैथी में इसके जरिए हार्मोन्स इस प्रकार के देते रहते हैं। तो हम अपने तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सोचना। वेदिक्योर, ये जो अनिल पाटिल की संस्था है, अनिल पाटिल वैसे एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन उसके काफी सेंटर्स पूरे महाराष्ट्र में हैं। और सेंटर्स तो वैद्य लोग चलाते हैं, ये सिर्फ महीने में 1 दिन वहां जाके मरीज को 1-1 मिनट में देखता है इस प्रकार से। अब इन्होंने इनफर्टिलिटी के ऊपर ज्यादा जिक्र दिया है, हाई पीसीओडी वगैरह समस्याओं को लेकर प्रचलन लाया है। जैसे माधवबाग ने अपने को समर्पित कर दिया हृदय रोग के लिए, इन्होंने अपने को समर्पित कर दिया इनफर्टिलिटी के। बाकी भी मरीज आते रहते हैं, लेकिन ये उनकी खासियत इस प्रकार की है। जीवा आयुर्वेद एक अलग ही है, उसके तो पूरे विश्व भर में शाखाएं हैं, और विश्व भर से मरीज उनके पास आते रहते। तो ये काफी इसका प्रोफेशनलिज्म, कमर्शियलाइजेशन इस प्रकार का हो रहा है।
तो अभी गायनाक प्रैक्टिस करने वाले वैद्य भी बढ़ रहे हैं। स्त्री वैद्य भी है उसमें ज्यादा इस प्रकार से। और वैसे एक प्रसूति को छोड़कर इसमें सीजरियन होने की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर हिस्टेक्टोमी वगैरह इस प्रकार के ऑपरेशंस को छोड़कर बाकी सभी औरतों की बीमारियों में ये लोग काम कर सकते हैं। भली भांति एलोपैथी के ऐसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और वैसे इतने बड़े पैमाने पर स्त्री छात्र कोर्स में प्रवेश ले रहे हैं, और ये ज्यादा प्रचलन नहीं है कि औरतों के पास मरीज बन के जाते हैं। मर्दों के पास औरतें मरीज बन के आती रहती है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन औरत के पास कोई मर्द मरीज जाए, ये ज्यादा प्रचलन नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा प्रचलन नहीं है। अभी कुछ लोगों ने अच्छा खासा नाम डायबिटीज वगैरह के लिए कमाया है, और उनके पास या अन्य इन्फेक्शियस डिसीजेस वगैरह के बारे में ज्यादा नाम औरतों ने कमाया है। उनके पास पुरुष मरीज भी जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन नहीं तो औरतों को पसंद करती है, विशेषता गायनाकोलॉजी। तो इसके लिए काफी बड़ा स्कोप है, लेकिन पूरे तरीके से अगर उसको बदलना है, अभी हमारे यहाँ भी औरतें कितनी है और जेंट्स कितनी है एक बार देखना पड़ेगा, दिलचस्प रहेगा। कि हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं भी समझता हूँ औरतें ज्यादा होगी और जेंट्स कम होंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ी समस्या इस प्रकार की हो रही है। रजस्वला स्त्रीचे शारीरिक तापमान त्या काळामध्ये थोडे जास्त असू शके, त्यामुळे गजरा सुकणे हे होऊ शकते असे आहे का? हो सकता है। ओव्यूलेशन के बारे में जानने के लिए रेक्टल टेम्परेचर लेना ये एक पद्धत है। तो 5वें 6वें दिन से हर रोज रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, और जब जिस दिन रेक्टल टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 डिग्री से, उस दिन ओव्यूलेशन होता है, ऐसा मानते हैं। तो एक आसान तरीका है ओव्यूलेशन समझने। वैसे हमारे यहाँ ऋतुकाल का वर्णन दिया गया है, और पुंसकामा वगैरह इस प्रकार का उसका वर्णन बताया गया है, विद्यात ऋतुमती स्त्री इस प्रकार से। लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता। एक तो ये बातें औरतों से पूछनी है, और स्त्री वैद्य ये ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। तो तापमान बढ़ता है इसलिए गजरा जल्दी सूखता है, ये हो सकता है, इसके बारे में संदेह नहीं है। तो ये काफी बड़ा फील्ड है, और उसके आगे जाकर जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहां भी अगर प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, तो बच्चे लोगों के लिए बहुत सारे लोग आयुर्वेद प्रिफर करते हैं अभी के जमाने में। तो उनके लिए भी काफी अच्छा स्कोप इस प्रकार का है, चाहे मर्द हो या स्त्री हो। लेकिन स्त्रियों के बारे में थोड़ा ज्यादा झुकाव इस प्रकार का होगा, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण वो सही तरीके से जानती है, तो उसके लिए काफी ज्यादा स्कोप इस प्रकार के हैं। स्त्रियांचा आहार रसापासून पोषण होत असताना आहार रसाचा अधिकतर भाग गर्भाशय आणि स्तन्य पोषणासाठी जातो, असं आहे। अधिकतर नाही आहे, 1/3 आहे। तसेच आजकाल अबॉर्शन घेऊन गर्भपात करण्याचे प्रमाण वाढले, त्यामुळे सुद्धा रजोप्रतिच्या समस्या वाढली। ये भी बात है। और वास्तव में वो 72 आवर्स वाली पिल आईपिल जो है, वो केवल अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, भूल हो गई है, तो कभी लेने की इस प्रकार की है। लेकिन अभी तो इसका बहुत सर्रास प्रचलन में है, और बहुत युगलों में ये पाया जाता है कि शुरू में ही 1 बरस के पहले ही कंसेप्शन हो गया, और सिर्फ अभी इस कंसेप्शन नहीं चाहिए इस प्रकार से अबॉर्शन करते हैं, एमटीपी करते हैं, और फिर बाद में कंसेप्शन हुआ ही नहीं। 4-5 बरस कोशिश करते रहे, आईयूआई आईवीएफ वगैरह इस प्रकार से करके, और फिर हमारे पास आते। तो इसमें हत्या का पातक लगता है। अपने आप अगर मृत्यु हो जाती है या डेवलपमेंट हो नहीं रही है, वो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ मुझे अभी गर्भ नहीं चाहिए, इसलिए मैं अगर एबॉर्शन करवा लेती हूँ, चाहे वो मन से
स्ट्रांग हो और नहीं समझते हो क्या ये तो क्या मैकेनिकल है, अपत्य प्राप्ति होना ये भी मैकेनिकल है, उसको निकाल देना ये भी मैकेनिकल है, उसमें क्या होने वाला है? ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे हिसाब में हत्या ही है। तो हत्या का पातक तो हो ही जाता है और इसको समझने वाले लोग नहीं है. हल्ली ॲलोपॅथिक एएनसी केअर मध्ये खूप अनावश्यक ॲस्पिरिन स्टेरॉइड देत आहे. त्यामुळे पुढील पिढीमध्ये स्वास्थ्य टिकणे अवघड आहे. तो इसमें ऐसा है ना कि आयुर्वेद में इसमें हमें आगे बढ़ना इस प्रकार का चाहिए. वैद्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, ये यही सबसे अच्छा इस प्रकार का रास्ता. अगर स्त्री वैद्यों की संख्या इस प्रकार से बढ़ रही है और वो प्रैक्टिस नहीं कर रही है, ये समस्या भी है. तो उसमें परिवर्तन कैसे लाए इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है. और फिर उसमें ये कर सकते हैं कि स्त्री रोग प्रसूति के लिए या फिर बच्चों के लिए या औरतें ज्यादा इस प्रकार से काम में लाई जा सकती है, जो स्त्री वैद्य इस प्रकार के हैं. और बाकी जो क्षेत्र है वो पुरुषों के लिए. वैसे लोग इतने कम है आयुर्वेद में कि कितने भी लोग आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है. तो इन सभी के बारे में सोचना, इसके बारे में बाद में पता चलेगा कि इस प्रकार से एस्पिरिन देना या बाकी कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह देना ये बराबर नहीं है, या फिर डायबिटीज की एंटी डायबिटिक दवाइयाँ शुरू कर देना वगैरह बराबर नहीं है. लेकिन फिलहाल जो प्रचलन इस प्रकार का चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा. तो कितने दिन के बाद ये होता है, रज परिवर्तन होता है, ये देखना चाहिए. जसे स्त्रियांमध्ये पीसीओडी दिसतोय तसं पुरुषांमध्ये काही बदल झाले असतील तर त्याचा विचार काय करा. इस प्रकार के तो नहीं है. हस्तमैथुन की समस्या पुरुषों में है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. Also, many women who have done tubectomy have menstrual problems like early menses, dysmenorrhea, oligomenorrhea, etc. तो ये भी बात है. अभी अगर नियोजन करना है, कुटुंब नियोजन एक राष्ट्रीय समस्या है हमारे लिए, तो ये अभी सभी तरीके जो है वो तो अच्छे नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं. फिर भी अच्छा क्या रहेगा, जैसे मैंने वो आदिवासी की बात कही थी, इस प्रकार का आइडियल अगर कुछ सोल्यूशन मिले तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का. नहीं तो ये समस्या होती ही रहेगी. सिर्फ कंडोम में एक ऐसा है कि जिसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी 97% तक श्योरिटी है. तो अगर होता है कंसेप्शन तो उसको सहन कर लेना, ऐसा मानकर अगर कुछ करते हैं तो ठीक है इस प्रकार से. तो इस प्रकार से ट्यूबेक्टोमी करवाना या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, ये दोनों ऑप्शंस अच्छे नहीं है वास्तव में. लेकिन करोड़ों लोगों ने किया है, ऐसी स्थिति है अभी. when property is planned, bleeding is more in few females, ये तो है. अभी प्रॉपर्टी के बारे में वो 3-3 बरस के बाद बदलनी चाहिए वगैरह इस प्रकार की है. कुछ औरतें बदलती ही नहीं है. एक सबसे मैंने आज किस्सा सुना देखा था कि 60 बरस की औरत थी, मेरे पास किसी दूसरे तकलीफ के लिए आई थी, और पाँव में एक तरीके की सूजन आती है. प्रॉपर्टी जब बिठाई जाती है तो जब लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी का यूज होता है तो मेद जैसा संचित होता है. मेद सूजन नहीं कहते, लेकिन मेद जैसा संचित होता है. तो ये मैंने काफी मरीजों में देखा है. तो मैंने वो देखा तो फिर मैंने पूछा कि प्रॉपर्टी का प्रयोग किया था, तो उसको एकदम याद आया. अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई. उसने करीबन 30-35वें बरस में प्रॉपर्टी बिठाई थी, अब उसकी उम्र से अब 60 थी और उसने प्रॉपर्टी निकाली ही नहीं थी, वो भूल गई. फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर वो थोड़ी जो शेष रही थी, काफी कॉपर एब्सॉर्ब हो गया. जो एलोपैथी आयुर्वेद को कोसती है कि तुम हेवी मेटल्स का प्रयोग करते हो, वो प्रॉपर्टी को कैसे अनुमति देती है? ये तो शुद्ध कॉपर हम इंसर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं इस प्रकार से.
एब्सॉर्प्शन होता रहता है। तो प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं होना है वास्तव में। जिन औरतों में हिस्ट्री पाई जाती है उनमें सूरन और नींबू रस के साथ में देता हूँ, नींबू शक्कर के साथ देता हूँ आपातकाल में। वो तो निकालनी है, प्रॉपर्टी निकालनी है, लेकिन अमृतीकरण ताम्र का जो है वो सूरण में है। तो ये एक अहम मुद्दा बनता है कि सूरण वटक इसमें दे दिया तो प्रॉपर्टी से जो दुष्परिणाम होते हैं वो कम होते हैं। और वैसे नींबू का रस ये भी उसमें अच्छा इस प्रकार का। तो ये हिस्ट्री में लेना बहुत जरूरी है, कॉपर टी का प्रयोग किया है क्या, और वो निकाली गई है या नहीं निकाली गई है, इस प्रकार से अगर लेट स्टेज में हमारे पास आवृत्ति आती है। शूलबारी पण वापरता येईल, शूलबारी पण वापरता। शूलबारी, तुम इससे क्या समझना चाहते हो, मुझे पता नहीं आ रहा शूलबारी। तो ठीक है, कॉपर का एंटीडोट इस प्रकार के कुछ करना है, गंधक। हाँ। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो गंधक के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्वती कार्य इस प्रकार का कहा जाता है। कॉपर टी की वजह से और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं सर? ब्लीडिंग ज्यादा होना ये काफी दिखाई देता है इस प्रकार से, और वैसे एक ये शल्य हमने अंदर रख दिया है, तो विष के परिणाम, ताम्र के विष के परिणाम दिखाई देते हैं। और उसके लिए ये सूरण वटक या इस प्रकार का नींबू वगैरह का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में, ताम्र के गुणकर्मों के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा क्या और क्या इससे तकलीफ हो सकती है। तो अभी नए नए आईयूडी आ रहे हैं, और इनमें हार्मोन्स रखी होती है, और ये सस्टेनेबल रिलीज हार्मोन्स इस प्रकार से है। और खास करके एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ बहुत ही ज्यादा पेन इस प्रकार का होता है, और अगर नेचुरली कंसेप्शन हो जाता है तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए वो अच्छा माना जाता है कि नेचुरल डिलेड मेंसेस हो जाते हैं, तो फिर ये काफी इसमें रिलीफ मिलता है। प्रॉपर्टी काढल्यानंतर डिलेड मेंसेस सिलेक्शन दिसतं। तो इन सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखे कि इनसे आगे कैसे करेंगे। ये आईयूडी के बारे में जो है खास करके वजाइनल कप यूज आजकल खूप वाढला है, ते योग्य कि अयोग्य? लोगों का कहना है ये ज्यादा बेहतर है कप का इस्तेमाल, क्योंकि वो बार बार रिपीट यूज कर सकते हैं तो पर्यावरण की हानि कम होती है, इसका कहना है उसके। To avoid menstrual problem up to puberty, what will we can suggest? ये तो काफी मुश्किल है। ये एक बार कर लिया है ट्यूबेक्टमी, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे ये। लेकिन ओबेसिटी बढ़ जाती है, ये काफी औरतों में देखा जाता है। और फिर रस और रक्त मांस मेद दोनों को साथ में उसके बारे में सोचना है। सिर्फ मेदोपयोग देने के बजाय रसनिमित्तम स्थौल्यं कार्शंच ये बात ध्यान में रखते हुए रसपाचक और मेदोपाचक दोनों साथ में प्रयोग करने हैं। तो मैं इसी प्रकार से करता रहता, और शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्रचाराग्नि कर्म भी शुक्र और स्रोतस की दृष्टि है ऐसा समझकर शुक्र शोधन दल का प्रयोग करना। लेकिन फिर भी ये कितने हद तक रिवर्स हो पाएगा, उसके जो दुष्परिणाम है वो कैसे रिवर्स हो पाएंगे, ये भी एक मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो एक काफी बड़ी बड़ी समस्याएं इस प्रकार में अभी है। और
उससे कैसे निपटना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, रुकते हैं, सोमवार को फिर चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शांति शांति शांति। भगवो मूर्छा विदाहश्च स्वेदः क्लेदनवान्तयः अरुचिश्चित्त संतापा एते दोषा विश्वोपमाः। अच्छा हुआ तुमने ताम्र के बारे में श्लोक डाला। तो ज्यादा से पित्त और कुछ हद तक बात है इस प्रकार से, और विष के बारे में सोचना है तो ये इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेनी पड़ेगी।